प्रश्न क्रमांक 11 देखें हम। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं के संबंध में नमी साधु का क्या मत था? विकल्प ए, प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। बी, प्राक पूर्वकृतम प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा प्राकृत है। सी, प्राकृत भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। डी, प्राकृत एक साहित्यिक और कृत्रिम भाषा है। इसमें से हमें वह कथन बताना है जो नमी साधु का है प्राकृत भाषा के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी प्राक पूर्वकृतम प्राकृत अर्थात जो भाषा पहले से बनी हुई है वह प्राकृत है। किसका कथन था ये, ध्यान रखें, नमी साधु का। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, प्राकृत भाषा की व्याकरणिक और ध्वनिक संरचना के संदर्भ में अभिकथन ए और कर्ण आर पर विचार कीजिए। तो एसर्शन है ए, अभिकथन, प्राकृत में पहली बार क्षतिपूरक दीर्घीकरण की परंपरा प्रारंभ हुई। बी है कर्ण आर, द्वितीयकृत व्यंजन का मूल व्यंजन बचा रहा किंतु दूसरी व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। यानी जैसे कि धर्म लिखा उसका धम, यानी कि जो दूसरे व्यंजन है उसके स्थान पर स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में हो गया। तो इससे हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो इसका सही होगा विकल्प ए। ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि प्राकृत में पहली बार क्षति पूरक दीर्घीकरण की परंपरा शुरू हुई थी, जो कि आप देख रहे हैं इसमें। और दूसरा कि द्वितीयकृत व्यंजन का मूल व्यंजन बचा रहा किंतु व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ के रूप में व्यक्त होने लगा था, यानी कि आर ए की सही व्याख्या है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13, विद्वानों द्वारा किए गए प्राकृत के भेदों को सुमेलित कीजिए। पहली सूची में विद्वान, दूसरी में प्राकृत के भेद है। विद्वान है भरतमुनि, वररुचि, हेमचंद्र। प्राकृत के भेद है सौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची, केवल 4 भेद। फिर है सेकंड पे आरसी यानी अर्धमागधी। अर्धमागधी का कभी नाम पूछा जाए तो उसको आरसी भी कहते हैं। चोलिका, पैसाची और अपभ्रंश। तीसरा है 7 मुख प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषाएं। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस विद्वान ने प्राकृत के कितने कितने भेद बताए हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा कठिन प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद कर लें, परीक्षा में जाओगी तो इसमें से पूछ सकता है। तो जो भरत मुनि है उनने प्राकृत के कितने बताए थे, 7 मुख और 7 गौड़ विभाषाएं, यानी कि ए का होगा थर्ड। और वररुचि थे, इन 4 भेद माने थे, शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैसाची। क्लियर। और हेमचंद ने आरसी यानी अर्धमागधी, चुल्का, पैसाची और अपभ्रंश को प्राकृत का भेद माना। ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट यानी कि विकल्प ए और सी का सेकंड। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से किस आचार्य को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? ए वररुचि, बी भरतमुनि, सी नमी साधु, डी हेमचंद। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद को कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट वाला प्रश्न था ये। प्रश्न क्रमांक 15, अपभ्रंश शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के लिए अवहंस शब्द का उपयोग किया गया है। बी, व्याडी ने लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में शुद्ध संस्कृत शब्दों को अपभ्रंश कहा था। सी, पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में हुआ। डी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम पुष्यदंत के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो इसका बताना हमें कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है? पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में हुआ। तो सी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? ठीक है,
अब देखें, जो पहला बता रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के लिए अभ्रंश नहीं, अभ्रंश की जगह क्या कहा था? अपभ्रष्ट। ठीक है, अगर ये प्रश्न भी बन जाए तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा था? अपभ्रंश के लिए अपभ्रष्ट कहा गया था। ठीक है, और ब्यारी ने अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा था। ठीक है, तो संस्कृत के, ये तो क्लियर है, संस्कृत के शब्दों को नहीं कह के उसने क्या कहा था? ठीक है, अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा था। शुद्ध संस्कृत शब्दों को क्यों कहेगा व्याधि? और चौथा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम पुष्पदंत के शिलालेख में मिला था। ठीक है, ये गलत है। ये पुष्पदंत की जगह क्या होना चाहिए इसमें? धारसेन। ठीक है, कहाँ के राजा थे ये? बल्लभी के राजा थे। बल्लभी के राजा थे धारसेन। ठीक है, उनके शिलालेख में रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था बात। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 16। अपभ्रंश के भेदों को उनके प्रस्तुतकर्ता विद्वानों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची पहले में विद्वान, दूसरे में अपभ्रंश के भेद। ठीक है, दोबारा से प्रश्न आ गया एक अलग उसी प्रकार का। ए नमी साधु, बी मार्कंडेय, सी तगारे, डी नामवर सिंह। ठीक है, और अपभ्रंश के भेद दिए हैं: पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, पूर्वी पश्चिमी, उपनागर, आभीर ग्राम, नागर, उपनागर, ब्राचाड़। अब नामों से के हिसाब से भी अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि जो नामवर सिंह हैं उनका आपको अच्छे से याद रखना। उन्होंने क्या नाम दिया था? पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, अपभ्रंश को दो नाम दिए उन्होंने, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। तगारे, तगारे ने कहा पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। क्लियर, तीन हो गए। और जो मार्कंडेय है उन्होंने बताया नागर, उपनागर और ब्राचड़। और नमी साधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नाम भी इनका नमी साधु है, उस समय के हैं, प्राकृत संस्कृत उस भाषा के टाइम के, तो इसमें नाम भी हो रहा है आभीर, ग्राम। ठीक है, लगभग संस्कृत की भाषा के शब्द हो रहे हैं ये, तो इससे आप समझ जाएंगे। ब्राचड़ से ही हमारी जो सिंधी भाषा है इसी से बनी है। ठीक है, इससे ब्राचड़ से। क्लियर है? आगे देखें इसका सही उत्तर क्या होगा। ए का तीसरा और बी का चौथा, यानी विकल्प ए में है, सी का पहला, डी का सेकेंड। प्रश्न क्रमांक 17। मार्कंडेय के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश को सिंधु देशोद्भव कहा गया है? ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। अगर आप एक शब्दों पर ध्यान दें, सिंधु देशोद्भव यानी कि जो सिंधु देश है, सिंधु नदी के, ठीक है, पास वाले देश हैं, सिंधु नदी से उत्पन्न हुए देश हैं, तो किसको कहा है? ए पैसाची, बी उपनागर, सी ब्राचड़, डी नागर। तो सिंधी भाषा कहाँ से बनी? अभी मैंने बताया था ब्राचड़ से, तो सही उत्तर होगा विकल्प सी, ब्राचड़। ठीक है, किसने कहा था? और ये भी ध्यान रखें, मार्कंडेय के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 18। अपभ्रंश की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में बेमेल युग्म पहचानिए। ए पयुमचर्यु, स्वयंभू ने लिखा अपभ्रंश का प्रथम राम का। ठीक है, हमें बेमेल बताना है कौन सा है। बी है महापुराण, पुष्पदंत, 63 महापुरुषों का चरित्र। सी युक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, कौशल की भाषा अपभ्रष्ट में। और टी भविष्यत कहा अब्दुल रहमान अदयमान ने। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 18 को आप ध्यान से देखें। और जब आपने पढ़ा होगा कि जो भविष्यत कहा है, ठीक है, उसकी रचना किसने की थी? कितनी बार पढ़ा होगा आपने? धनपाल ने करी थी ये रचना। ठीक है, धनपाल ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो गया। ठीक है, डी होगा, क्योंकि हमें बेमेल पहचानना था। ठीक है, अदयमान की रचना नहीं है, तो अदयमान या अब्दुल रहमान की रचना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संदेश रासक। ये भी याद रखें, संदेश रासक रचना किसकी है? अब्दुल रहमान की। ठीक है, और ये याद रखने आप, पयमचर्यु स्वयंभू अपभ्रंश का प्रथम राम का, महापुराण की पुष्पदंत ने 63 महापुरुषों का चरित्र, ये भी याद रखें कितने पुरुषों का? 63 का। और युक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित। ठीक है, कौशल की भाषा अपभ्रष्ट में। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 18 अब 19। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है?
ए गियर्सन, बी पिशेल, सी कीथ, डी सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, तो अपभ्रंश को देश भाषा किसने नहीं माना है? सही उत्तर इसका होगा विकल्प सी। किसने? कीथ ने नहीं माना है। ठीक है, कीथ के साथ और कौन है वो नाम भी याद रखें आप। कीथ के साथ किसने और नहीं माना? याकोबी ने। ये नाम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। याकोबी और अल्सडार्फ, अल्सडार्फ और ज्यूल ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके के नाम है। और गेर्शन पिसेर सुनीति कुमार चटर्जी इन्होंने माना है, ये भी आप ध्यान रखें। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 20, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अबहट भाषा का कालक्रम माना गया है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालक्रम दिया है, तो यहाँ पर पूछा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार। ए है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, बी 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, सी 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी, डी 700 ईस्वी से 900 ईस्वी। ठीक है, तो जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने समय माना है अबहट का, वो माना है 900 से 1100 ईस्वी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। याद करके रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न क्रमांक 21 देखें, ग्रंथों में प्रयुक्त अबहट के क्षेत्रीय रूपों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न को आप कठिन की श्रेणी में डाल सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया यानी कि आपके पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा था, कठिन था। ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और प्राकृत पैंगलम। ठीक है, फिर दूसरी तरफ दिया है सूची में अबहट का रूप है मध्य देशीय अबहट, पश्चिमी अबहट और पूर्वी अबहट। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का अभी हमने देखा था। ठीक है, ये कौन सी अबहट में लिखी गई थी? पिछले प्रश्न में देखा था ना, मध्य देशीय अबहट में। कौन सी? दामोदर पंडित ने लिखी थी। क्लियर। फिर वर्ण रत्नाकर, ये लिखी गई थी पूर्वी अबहट में। ठीक है, उस क्षेत्र के रहने वाले थे ये। प्राकृत पैंगलम, ये लिखी गई है किसमें? पश्चिमी अबहट में। क्लियर। तो ए का सही उत्तर होगा हमारा 3 और बी का पहला और सी का सेकंड, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 22 देखें, अपभ्रंश अबहट और पुरानी हिंदी के ध्वनिगत विकास के संदर्भ में सही क्रम तथ्य चुनिए। ये है अपभ्रंश में ए और ओ को अत्यधिक प्रयोग हुआ है। बी, अपभ्रंश में छ का परिवर्तन केवल छ यानी छतरी के छ के रूप में हुआ। सी, अपभ्रंश में ड़ा और ढ़ व्यंजनों का अभाव है जो बाद में विकसित हुए। डी, अबहट में णा मिलता है लेकिन ना का पूर्णता अभाव है। ठीक है, ये इस प्रश्न को भी आप अच्छे प्रश्न की श्रेणी में डाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या छात्र रटने की प्रवृत्ति वाला हर चीज़ों को रटता है, समझता नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न उससे नहीं बनते हैं। जब तक आप पूरी पुस्तक को डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, चीज़ें आपसे क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव हल कर सकते हैं देखकर, अच्छी बात है, लेकिन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले ऑब्जेक्ट करके देखें। ठीक है, प्रश्नों को देखें, हल करें, फिर आप चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, तो हर एक चीज़ आपकी नज़र में आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने की थी, ये हमसे गलत हुई है, तो बहुत अच्छी सी चीज़ें हमें दिमाग में रहती हैं, याद होती हैं। ठीक है, तो बता रहा है सही तथ्य चुनना है हमें। ठीक है, इसमें से ये हटा दें, क्रम। तो पहला हम देखें कि जो अपभ्रंश है उसमें ए और ए का, ठीक है, आई और औ का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, गलत है क्योंकि अभाव है, तो ये कथन भी गलत हो गया। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं अपभ्रंश की जगह? अबहट में मिलने लगते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग अबहट में होने लगता है, ये भी ध्यान रखें। अपभ्रंश में छा का परिवर्तन केवल छा के रूप में हुआ। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि जो छा का परिवर्तन है वो छा की जगह क्या बन गया था? खा, ये वाला खा। ठीक है, आधा खा और एक पूरा खा। ठीक है, इसमें बदल गया था।
फिर है अपभ्रंश में ड़ा और ढा व्यंजनों का अभाव है जो बाद में विकसित हुए। ठीक है, अपभ्रंश में इनका विकास हो चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, तीनों सही हैं। डी है अवट में ना मिलता है लेकिन ना का पूर्णतः अभाव है, ये गलत है। ठीक है, क्या बोला? पूर्णतः अभाव है। अब हट में ना मिलता है और ना का पूर्णतः अभाव है, यानी कि ये कथन हमारा सही है, हमें सही पहचानना था, डी सही है। ठीक है, तो जो अपभ्रंश में ना भी आपको मिलेगा लेकिन जो ना है उसका अभाव रहेगा। ठीक है, और जो अवट भाषा है ये प्रवृत्ति अपभ्रंश के बाद भी बनी बनी रही अवट में। ठीक है, तो अपभ्रंश में भी यही थी, क्या कि ना मिलता था, ना नहीं, और अवट में भी यही प्रवृत्ति रही दोनों भाषाओं की। ठीक है, यानी दोनों की एक समानता है। प्रश्न क्रमांक 23, अवट काल की काल संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में और भूतकाल कृदंत की परंपरा में चलता है। बी पूर्वी अवट में वर्तमान काल के लिए तारूप जैसे जात प्रयुक्त होता था। सी पश्चिमी अवट में भूतकाल के लिए कारूप जैसे थका प्रयुक्त होता था। डी भविष्य काल के लिए केवल एक रूप सा जैसे चली से ही मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है इसमें से। आप ध्यान रखें, परीक्षा की जल्दबाजी में कई बार हमसे इस प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, कई बार मैंने परीक्षा दी है, मुझसे भी इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं। ठीक है, जो एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है वो अलग होता है और हम घर बैठ के चीज़ों को हल करते हैं, वो अलग बात होती है। ठीक है, सच बताना है तो वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में, भूतकाल और कृदंत की परंपरा में चलता है, सही है। ठीक है, भूतकाल कृदंत की परंपरा में। आगे देखें हम, पूर्वी अवट में वर्तमान काल के लिए तारूप जैसे जात प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये कथन भी सही है, पूर्वी अवट की बात हो रही है। पश्चिमी अवट में भूतकाल के लिए कारूप जैसे थका प्रयुक्त होता है। ठीक है, वह थका हुआ है। डी है भविष्य काल के लिए केवल एक रूप सा चले से मिलता है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सा की जगह क्या मिलता है? हाँ मिलता है। जो चले से ही है इसकी जगह क्या मिलेगा आपको? चले ही, चले ही। ठीक है, तो असत कथन कौन सा है इसका? डी, डी इसका गलत है। बाकी के कथन को भी आप समझें, याद करके रखें। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, तो यहीं तक रहने दें प्रश्न क्रमांक 23। उसके बाद हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण वहाँ से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे हो गए हैं प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है, थोड़ी कठिन प्रश्न थे ये। थैंक यू वेरी मच।